हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय सेंटर में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका दोस्त, आपका गाइड। आज का जो तारीख है, हमारी डेट है, वो 26 अक्टूबर 2022 है। आज के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होंगे हमारे पीटी मेंस इंटरव्यू के स्तर पे, उसको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। जो भी आगामी जो एग्ज़ाम हमारे हैं, 67वीं बीपीएससी मेंस और 60वीं बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीएससी, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये महत्वपूर्ण सेशन होगा। कृपया जो भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो उन्होंने आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी आगे जो आने वाले हमारे नोटिफिकेशन हो वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगा। अभी त्योहारी के सीज़न के अनुसार के वजह से थोड़ा सा चीज़ अभी चीफ सेशन में अभी नहीं आ रहा, चल रहा था, वीडियो नहीं बन रहा था, ठीक है, डिस्कशन ही कर रहा था कि अब ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है बीच में एक दो दिन छठ के लिए भी हो सकता है, ऑफ हो सकता है, लेकिन वो देखा जाएगा बाद में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं चीज़ें कि आज का जो मेन इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है पीयूटी के माध्यम से और मेंस के माध्यम से या इंटरव्यू के स्तर पे, शायद शायद दृष्टिकोण से उसको मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, ठीक है। कृपया शुरू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें इसको। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह है भारतीय मूल के ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अगर बात करें तो इनके बारे में, तो ये क्या है, ये पहले अश्वेत और हिंदू पीएम, तो 210 वर्षों में यह पद पाने वाले सबसे युवा हैं ऋषि। मतलब भारत पर 200 वर्षों से अधिक समय तक शासन करने वाले ब्रिटेन पर अभी भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का शासन होगा। ब्रिटेन में की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी, याद रखना है कि पीटी के इंपॉर्टेंट को देखते हुए अगर 68 का पीटी होता है, पूछा जा सकता है कि कौन सी पार्टी के थे। फिलहाल अभी एओ का एग्जाम हुआ था 20 अगस्त को, उसमें ही पूछा गया था जो जापान के थे वो किस, जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे जिनका निधन हुआ तो किस पार्टी के थे। उसी तरह 62 वाले बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो जब उनकी नए राष्ट्रपति जब चुनाव हुई थी तो उनके बारे में पूछा गया था किस पार्टी के हैं वो। इसलिए आप लोग इसका पार्टी का नाम याद रख लेंगे किस पार्टी से है, तो ये सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी है। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट होगा चीज़ें, क्या। और उन्हें क्या हुआ तो उन्होंने किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री पद का क्या है तो कार्यभार संभाल लिया है। इन्वेस्टमेंट बैंकर से राजनेता बने 42 वर्ष से सुनक पिछले 210 वर्षों में ब्रिटेन का सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। साथ ही वो ब्रिटेन के पहले अश्वेत और पहले हिंदू प्रधानमंत्री भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। आर्थिक संकट को देश से बाहर लाना और पार्टी की एकजुटता बड़ी चुनौती है। फ्यूचर अगर ब्रिटिश फ्यूचर थिंक टैंक के अनुसार अगर बात करें, निदेशक सुंदर कटवाला ने कहा है कि सुनक को अपने हिंदू होने पर गर्व है। दिवाली पर उनकी जीत ने ब्रिटेन में भारतीय समुदाय में उत्साह भर दिया, जिन्होंने इसे ब्रिटेन के सामाजिक इतिहास में ऐतिहासिक क्षण करार दिया है। उन्होंने कहा कि 1 या 2 दशक पहले यह कतई संभव नहीं था। अगर बात करें 2 महीने में ही ब्रिटेन के दूसरे और इस साल के तीसरे प्रधानमंत्री, मतलब इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद सुनक पिछले, मतलब किसके दामाद है नारायण मूर्ति, ठीक है। तो नारायण मूर्ति के दामाद सुनक पिछले 2 महीने में ब्रिटेन के दूसरे और इस साल तीसरे प्रधानमंत्री हैं। पद संभालते ही उन्होंने कड़े फैसले लेने की बात कहते हुए कोविड महामारी के दौरान वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का उल्लेख किया और भविष्य की चुनौतियों से उसी संवेदनशीलता के साथ निपटने का वादा किया इन्होंने पद संभालते ही। अगला हमारा टॉपिक है, कहा जा रहा है कि युद्ध अंतिम विकल्प लेकिन शांति के लिए शक्तिशाली होना जरूरी है। हमारे पीएम साहब ने कहा है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है कि भारत के लिए युद्ध पहला नहीं अंतिम विकल्प रहा है, मगर शांति के लिए शक्तिशाली होना अनिवार्य है। हमारी सशस्त्र सेनाएं देश के प्रति बुरी नज़र रखने वाले दुश्मनों को करारा जवाब देने में सक्षम है। लद्दाख के कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की बढ़ती ताकत वैश्विक स्तर पर शांति एवं सर्वधि के अवसरों को बढ़ावा दे रही है। हम विश्व में संतुलन बनाने वाली एक ताकत के रूप में उभरकर सामने आए हैं। उन्होंने जवानों को क्या कहते हौसला बढ़ा रहे थे। अगर बात करें तो कल हमारा क्या था कि कल भारत समेत दुनिया के कई देशों में व्हाट्सएप सेवाएं बाधित रही थी 2 घंटे तक, जिसे 40 करोड़ से अधिक यूजर्स भारत में ही व्हाट्सएप के। अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सवर्ण जो गरीब सवर्णों को 10% रिजर्वेशन का का जल्द सुना सकता है, फैसला जल्द आ सकता है इसके मामले में। इसके बारे में अगर बात करें
तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग क्या है, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण देने पर वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुना सकता है। इस मामले की सुनवाई करने वाली पीठ के अध्यक्ष प्रधानमंत्री न्यायाधीश यू ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 8 नवंबर को उनका निधन हो जाए, कहते हैं सेवानिवृत्त हो जाएंगे, फिर वो 50वें इसके दूसरे बनेंगे। वो उनकी सेवानिवृत्ति से पहले फैसला आने की उम्मीद है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6.5 दिन चली लंबी सुनवाई के बाद 27 सितंबर को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं ने की अगर बात करें तो याचिकाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग किया गया था। हालांकि सरकार ने कोर्ट में कानून की तरफदारी करते हुए कहा कि यदि गरीबों को आरक्षण का प्रावधान करने वाला कानून संविधान के मूल ढांचे को मजबूत करता है, आर्थिक न्याय की अवधारणा को सार्थक करता है, इसलिए इसे मूल ढांचे को उल्लंघन करने वाले नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अगर बात करें आगे, तो बातचीत के जरिए आपसी विवाद से निपटाए भारत चीन सुलझेंगे। ये आपका आईआर का टॉपिक रहेगा, पेपर 3 यूपीएससी और बीपीएससी पेपर 1। कहा जा रहा है कि बातचीत के माध्यम से, क्या कहा जा रहा है, बातचीत के माध्यम से भारत और चीन को आपसी विवाद सुलझाने चाहिए। दोनों पड़ोसी देश और हैं और ऐसे में कुछ मतभेद होना स्वाभाविक है। हालांकि यह कहना है कि भारत में चीनी राजदूत सेंग दुएंग का उन्होंने विकास के लिए भारत और चीन दोनों को साझा आधार पर काम करने को कहा है। 3 साल का कार्यक्रम समाप्त होने पर उन्होंने उन्हें कई विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने उनके राजदूत के कार्यकाल के दौरान ही भारत और चीन के बीच जून 2020 में गलवान में बड़ी झड़प हुई थी और दोनों देश के संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। चीनी जो राजदूत हैं उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर का हवाला दिया। उन्होंने जिक्र किया, कहा कि प्रसिद्ध भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हम पूर्वी न तो पश्चिम का दिमाग और न ही स्वभाव उधार ले सकते हैं। हमें क्या है, तो हमें अपने अधिकार खोने की जरूरत है। ये सही बात है। उन्होंने कहा कि यदि भू राजनीति के पश्चिमी सिद्धांत को इन दोनों देशों पर लागू किया जाता है तो दोनों एक दूसरे को दुश्मन और प्रतिद्वंदियों के रूप में देखेंगे। इसके उलट सच्चाई ये है कि भौगोलिक निकटता मेल जोल बढ़ाती है, एक दूसरे से सीखने, अपनी क्षमता का प्रयोग करने की भावना जागृत करती है। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और जम्मू कश्मीर पिछड़ी जातियों को मिलेगा ओबीसी का दर्जा, ये तो आपका देख लेंगे चाहिए। आगे है कि स्वच्छता अभियान में शिकायतों के अंबार की भी सफाई। अब कहा जा रहा है कि 2014 में शुरू हुआ स्वच्छता अभियान अब शिकायतों के अंबार की सफाई तक पहुंच गया है। 2 अक्टूबर से शुरू किए गए स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत अभी तक 3 लाख से अधिक लंबित शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। यही नहीं, स्वच्छता अभियान से निकलने वाली कचरे को बेचकर करोड़ों की कमाई भी हो रही है। साथ ही कचरा उठने से खाली हुए स्थानों का सौंदर्यीकरण व अन्य कामों के लिए उपयोग लायक बनाया जा रहा है। पीएमओ में राज्य मंत्री जो है जितेंद्र सिंह ने के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर शुरू किए गए स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत अभी तक 3.20 लाख लंबी शिकायतों का समाधान किया गया और अगले 5 दिनों में इनकी संख्या 4 लाख तक पहुंच सकती है। अभियान की सफलता के संबंध में उन्होंने कहा कि इस दौरान ई कचरे को बेचकर 254 करोड़ रुपए की आमदनी हो चुकी है और यह 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सकता है। 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सकता है। उनके अनुसार 2014 में जब स्वच्छता अभियान शुरुआत हुई थी तब उनसे कमाई के बारे में सोचा तक नहीं गया था, लेकिन अभी इस राजस्व जुटाने का साधन भी बन रहा है। जितेंद्र सिंह के अनुसार पिछले इस कचरा बेचने से 62 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। कचरे के निपटारे के साथ ही इस अभियान के तहत सभी विभाग और गैर जरूरी नियमों को खत्म करने में जुटे हुए हैं। उनके अनुसार अभी तक ऐसे कुल 588 नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म किया जा चुका है। जाहिर है इससे सरकारी कामकाज में ज़्यादा तेजी और पारदर्शिता जरूर आएगी। उनका ये कथन बहुत ही अच्छा था। आगे बात करें, चलिए ताकि हम बात करेंगे फिर इनका जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बने हैं, तो भारत ब्रिटेन के रिश्तों के लिए सकारात्मक साबित हो सकते हैं प्रधानमंत्री सुनक। अब ये कैसे होगा बात कर देखेंगे। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत ब्रिटेन रिश्तों को मजबूती देने की दो कोशिश शुरू की थी। संभव है कि ऋषि सुनक का कार्यकाल उसमें नई ऊर्जा भरेगा, खासतौर पर द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2030 तक एक निश्चित मुकाम पर ले जाने का जो रोडमैप बनाया गया था उस पर तेजी से काम होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुनक को बधाई देते हुए रोडमैप 2030 पर खासतौर पर जिक्र किया है। मंगलवार को देर शाम दोनों देशों के बीच मंत्रियों के बीच बातचीत हुई थी। अगर बात करें इसमें कि कौन कौन सा पॉइंट है, तो अगला मेन पॉइंट हमारा ये है, इसको आपको नोट करने की जरूरत है
कि भारत ब्रिटेन साझेदारी रोडमैप 2030 के प्रमुख बिंदु महत्वपूर्ण पॉइंट। द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर राजनीतिक सक्षम बढ़ाना, प्रवासी कामगारों की आवश्यकता पर बेहतर समझौता करना, विज्ञान तकनीक व उद्यमशीलता को मिलकर बढ़ावा देने का समझौता, कारोबार की बाधाएं खत्म करना, मुक्त व्यापार समझौता करना, निवेश समझौता और एक दूसरे देश की कंपनियों को मदद लेना। रक्षा क्षेत्र में साझा अनुसंधान और तकनीक हस्तांतरण को व्यापक बनाना। आगे है कि सुनक एफटीए के पक्षधर मतलब ब्रिटिश विदेश मंत्री के स्तर पर यह वार्ता ब्रिटिश सरकार के लिए भारत की अहमियत को भी बताती है। पीएम सुनक भी दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने के प्रयास रहे हैं और दोनों देशों के बीच होने वाले एफटीए का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा था कि वो ऐसे एफटीए का समर्थन करते हैं जिससे दोनों देशों को फायदा हो और दोनों देशों की कंपनियों एक दूसरे देश में काम करने और निवेश करने में आसानी हो। बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगला है सुनक के पीएम बनने से भारत ब्रिटेन एफटीए को क्या रफ्तार मिलेगी। ऋषि सुनक ने के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने से दोनों देशों के बीच एफटीए जो है मुक्त व्यापार समझौते को लेकर चल रही वार्ता को रफ्तार मिलेगी। विशेषज्ञों ने मंगलवार को उम्मीद जताई है कि भारत भारत और भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए समझौते के लिए समय सीमा दीपावली तक रखी गई थी, लेकिन ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता के चलते समय सीमा पार हो चुकी है। ठीक है, ये होगा। और इन्होंने जो है सिर्फ 7 साल में संसद से प्रधानमंत्री बने सुनक। देखिए हमारा यहाँ जो है ऊर्जा आत्मनिर्भरता की मिसाल मोढेरा, मतलब हाल ही में गुजरात के मोढेरा गांव को पहला पूर्ण सौर संचालित गांव घोषित किया गया है। सौर ऊर्जा से जुड़ी यह पहल ग्रामीणों का जीवन बदलने और जलवायु कार्रवाई की दिशा में बेहद अहम है। यह पहल आर्थिक बचत के साथ साथ ग्रामीणों के सामाजिक सशक्तिकरण को मददगार साबित हो रही है। करीब 6,500 की आबादी वाला मेहसाना जिले का यह गांव अब ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। गांव के हर एक घर, स्कूल, अस्पताल और ऊर्जा यहाँ तक कि इस मंदिर भी सौर ऊर्जा से जगमगा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत क्या हुआ है तो मोढेरा के आवासीय और सरकारी भवनों के शीर्ष पर 1300 सोलर पैनल लगाए गए हैं। भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध स्वच्छ एवं सुलभ ऊर्जा संसाधन है। देश में साल के लगभग 300 दिन अच्छी धूप पड़ती है। ऐसा ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की सतह पर एक से 1.5 घंटे के दौरान पड़ने वाले सूरज की रोशनी को अगर ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाए तो इससे दुनिया भर में एक साल में खपत होने वाली ऊर्जा मांग की पूर्ति हो सकती है। इस दिशा में थोड़ी कामयाबी भी ऊर्जा संकट को कम करने और विद्युत के लिए जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने में सहायक हो सकती है। ऐसे समय में जब भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है तब इस दिशा में निवेश लाभदायक हो सकता है। जिस मोढेरा का लोग केवल ऐतिहासिक सूर्य मंदिर के लिए जानते थे, अब उसकी पहचान सौर ऊर्जा के 10 गांव के तौर पर भी हो रही है। यहाँ बात करेंगे कि विश्व की मतलब राष्ट्रबोध की भावना पैदा करने में व्यवधान क्या है। तो विश्व के अनेक देशों में राष्ट्रीय झंडा, चिन्ह, पक्षी और पशु की तरह राष्ट्रीय ग्रंथ भी है। अलबत्ता हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा विचित्र शब्द है जो राष्ट्रबोध की भावना पैदा करने में सदैव रोरार करने का काम करता है। गोया गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बना देने की घोषणा अवश्य होती रही है, परंतु ऐसा करना संभव नहीं है, आसान नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से उन मुद्दों का हल होना आरंभ हो गया है जो भाजपा के मूल एजेंडे में सम्मिलित रहे हैं। इन्हें जम्मू कश्मीर के 377 एवं 3 तलाक के साथ ही अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण से संबंधित समस्या का समाधान किया जा चुका है। इसके अलावा स्वदेशी भाषा पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल भी आरंभ हो गया है। परंतु समान नागरिक संहिता, समान शिक्षा, राष्ट्रभाषा और संस्कृत पढ़ाए जाने जैसे मामलों का पूर्ण समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। नहीं, आशा की जाती है कि शीघ्र ही इन सभी मुद्दों का भी समाधान हो जाएगा। आगे चलें तो आगे हमारा देखें वैश्विक निर्यात में कहा जा रहा है कि निर्यात में पिछड़ रहा है चीन। मतलब दुनिया का जो कारखाना माना जाने वाला जो चीन है अब निर्यात के मामले में पिछड़ता जा रहा है। लॉजिस्टिक्स रिसर्च एंड कंपनी एमडीएस ट्रांस मॉडल के आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक निर्यात में चीन की हिस्सेदारी कपड़ों जैसी प्रमुख श्रेणियों में पिछड़ रही है। कोरोना महामारी इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है। लंबे लॉकडाउन से चीन में उत्पादन गिरा है, इसका असर निर्यात पर भी दिख रहा है। घट रहा है दुनिया का भरोसा, मतलब चीन पूरी तरह कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय का भरोसा घट रहा है। सेंसरशिप, डाटा संरक्षण समेत अन्य वजहों से अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन और अधिक जटिल रहा है। देखिए कह रहा है कि भारत बॉन्ड
ईटीएफ की चौथी किस दिसंबर से, मतलब सरकार भारत बॉन्ड ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रेडेड फंड की चौथी किस जनवरी दिसंबर में लॉन्च कर सकती है। इस फंड के लिए जरिए जुटाई गई राशि का इस्तेमाल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों सीपीएसई द्वारा किया जाता है। एक अधिकारी ने बताया कि सीपीएसई के साथ ही विचार विमर्श जारी है और उनकी जरूरत का मूल्यांकन किया जा रहा है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं चीज़ें। अपने ही क्षेत्र में डर्टी बम का प्रयोग कर युद्ध को उकसाने की तैयारी में है यूक्रेन, मतलब रूस का है। वो कहा है कि यूक्रेन के बीच युद्ध में मिसाइल रॉकेट के साथ एक दूसरे पर नई बढ़त बनाने की जंग भी तेज हो गई है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन अपनी ही जमीन पर डर्टी बम बनाने का प्रयोग कर युद्ध को उकसाने की तैयारी में पश्चिमी देशों और यूक्रेन ने रूस की इस आरोप को सफेद झूठ बताते हुए खारिज कर दिया है। इसको भी देख लेंगे चाहिए। दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमू हाजी का निधन हो गया। वर्षों से स्नान न करने के नाते दुनिया के सबसे गंदे आदमी के उपनाम में विख्यात 54 वर्षीय ईरानी नागरिक अमू हाजी का रविवार को देजाह में निधन हो गया है। ठीक है। और ये जो हमारा है, कहा जा रहा है कि कौन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है हमारा, कि एलिजाबेथ जोन्स होगी भारत में अमेरिका की अंतरिम राजदूत, मतलब अमेरिका ने विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एलिजाबेथ जोन्स को भारत में अमेरिका का अंतिम प्रभारी राजदूत नियुक्त किया है, जिससे वह दुनिया की सबसे अहम द्विपक्षीय भागीदारी को मजबूत करने के साथ और विस्तार दे सके। विदेश विभाग ने सोमवार को एलिजाबेथ के नाम की घोषणा करते हुए कहा वह शीघ्र ही नई दिल्ली पहुंचेगी। 34 वर्षीय जोन्स हाल में ही अफगान पुनर्वास के समन्वयक के रूप में काम कर चुके हैं। वह इससे पहले यूरोप एवं यूरेशिया की सहायक विदेश मंत्री, प्रभारी सहायक विदेश मंत्री और कजाकिस्तान की राजदूत रह चुकी हैं। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत में राजदूत जोन्स दूतावास और वाणिज्य दूतावास की अंतर एजेंसी टीम में शामिल होंगी और भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने के साथ इसे और विस्तार देंगे। ये IR का पोर्शन था। चलिए, तो हम लोग का यहाँ तक हम लोग का पूरा हो गया सेशन, आज का सेशन जो था। फिर हम कल नेक्स्ट सेशन में आप लोग को जरूर मिलते हैं फिर। तो तक इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो अगले धन्यवाद।